हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी एनसीईआरटी बेस्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था। मेरा विश्वास है कि मैक्सिमम चीज़ को आपने समझा होगा और उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, जहाँ से सवाल आते हैं। हालांकि 1-8% कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी से अपर लेवल से 10th के अपर लेवल से लिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे लेवल है वो 10th तक ही हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। और स्टेम का, जिसको हिंदी में तना कहते हैं, और तना के बारे में एक छोटी सी रचनात्मक चीज़ को देखें। एक छोटा सा रचनात्मक चीज़ को देखें तना के बारे में। सबसे पहले हम लोग ध्यान करें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई सीड बीज जर्मिनेट करता है तो उसके दो भाग निकलते हैं। एक ज़मीन के नीचे चला जाता है और एक ज़मीन के ऊपर होता है। तो ज़मीन के जो नीचे चला जाता है, जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, इससे रूट का डेवलपमेंट होता है और इसको कहते हैं रेडिकल कहते हैं इसको। और जो भाग ज़मीन के ऊपर यानी सनलाइट के फेवर में चला जाता है, जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, इसको कहते हैं प्ल्यूमुल। हिंदी में इसको कहते हैं परांकुर और इसको कहते हैं मूलांकुर, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और इससे मूलांकुर से रूट का डेवलपमेंट होता है, रूट का विकास होता है। और प्रांकुर से पौधे के वायवीय भाग, एयर में रहने वाले एरियल पोर्शन जो होता है, हवा में रहने वाला जो भाग है पौधा का, उसका विकास होता है। तो पहली बात समझें कि ये तना जो है, कुछ खास बिंदु को ध्यान में रखें। बहुत सारे सवाल तो नहीं आते हैं, सिंपल सवाल सब आते हैं, लेकिन जितने सवाल आते हैं उनको जरूर आप ध्यान में रखें। जैसे सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि तना जो है यह पौधे का वायवीय भाग, यह पौधे का वायवीय भाग है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एरियल पोर्शन, हवा में रहने वाला भाग। इसके बाद ध्यान रखें कि तना का जो विकास होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तना का विकास होता है प्रांकुर से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्ल्यूमुल। आप देख रहे हैं कि तना में जगह जगह गांठ पाए जाते हैं, गांठ, जिसको अंग्रेजी में नोड कहते हैं। तना में जगह जगह गांठ पाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में नोड कहा जाता है। और ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, नोड पर ही फल, फूल, पत्तियां आदि जो है तना में वो नोड पर ही लगते हैं।
तो नोड, तना में जगह जगह गांठ पाया जाता है, इसको नोड कहते हैं। और दो गांठ के बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। तो तना में जगह जगह नोड पाया जाता है, नोड पर ही फल फूल पत्तियां आदि का विकास होता है। दो नोड के बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। और तना में आप देख रहे हैं कि तना में कलियां जिनको अंग्रेजी में कहते हैं बड्स, कलियां पाई जाती हैं। और तना का वह भाग जहाँ से किसी नवीन पौधे का विकास होता है वो कलियों से ही होता है। तो ध्यान रखें कि तना पौधे का वायवीय भाग है, एरियल पोर्शन है। तना का विकास प्रांकुर प्ल्यूमुल से होता है। तना में जगह जगह गांठ पाए जाते हैं। फल फूल और पत्तियों का विकास तना गांठ पर ही होता है। और दो गांठ के बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। और तना में जगह जगह बड्स यानी कलियां पाई जाती हैं। और किसी नवीन प्लांट का डेवलपमेंट तना से जब होता है तो वो बड्स से ही होता है। इसके बाद ध्यान रखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखें कि तना में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होता है तो यह फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है, नेचुरली है। क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस का वर्क करेगा। तो तना में जगह जगह तना में क्लोरोफिल होता है, खास करके हरा तना में क्लोरोफिल होता है। तना का वह भाग जो हरा है वहाँ क्लोरोफिल होता है या फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। तो तना का मेन कैरेक्टर कि ये पौधे का वायवीय भाग है। तना का विकास प्रांकुर से होता है। इतना याद रखेंगे, आपके सभी सवाल बनेंगे, इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तना में जगह जगह गांठ पाए जाते हैं। फल फूल और पत्तियों का विकास तना से ही होता है। और तना में कलियां बड्स पाई जाती हैं। नवीन प्लांट का डेवलपमेंट बड से होता है। तना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और हरा भाग जो तना का होता है वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस के वर्ग में इसकी भागीदारी होती है। इसके बाद आप देखें कि तना में विशेष प्रकार का संवहन ऊतक जिसको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि टिश्यू जो होता है वो सेल का ग्रुप होता है, कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक, जो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो तना में विशेष प्रकार के संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। और तना में पाए जाने वाले जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक होता है जाइलम जिसको हिंदी में कहते हैं दारू। और एक होता है फ्लोएम जिसको हिंदी में कहते हैं पोषवाह। ये काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं। और ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि NCERT पढ़ने का वास्तविक तरीका यही है कि वो 6 से लेकर के 10 तक में जितना एक्सपेंशन दिए हुए जहाँ जहाँ जैसे इसकी चर्चा वो 7th क्लास में किए हुए हैं डिटेल में। और केवल 6th क्लास में केवल इतना लिखा हुआ है कि तना में ये परिवहन का कार्य होता है। लेकिन परिवहन का जो ऊतक है, संवहन जो ऊतक है, इसकी चर्चा 6th क्लास में, फिर ये 7th क्लास में है। तो 7th क्लास का NCERT जब उलट के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ डिटेल में किया हुआ है कि तना में संवहन ऊतक पाए जाते हैं दो प्रकार के, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम जो है यह यहाँ लिखें, जाइलम जो है यह खनिज लवण तथा जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पौधा में रूट होता है, और हम लोग पढ़े हैं रूट में कि रूट हेयर होता है, और रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वाटर और विथ पोषक पदार्थ यानी खनिज लवण मिनरल्स को जाना है पत्ती में। तो होता क्या है कि
रूट से लेकर के पत्ती तक जाइलम का जाल बिछा हुआ रहता है और ये रूट को पत्ती से कनेक्ट कर देता है। और रूट हेयर जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर विथ मिनरल्स, हम लोग चर्चा किए करते हैं कि मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में ही घुले हुए रहते हैं। तो जल और खनिज लवण का जो अवशोषण करता है रूट, उसको पहुंचाना है लीफ तक, क्योंकि भोजन तो वही बनेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो रूट से लेकर के लीफ तक कंटिन्यूअसली जाइलम का जाल बिछा हुआ रहता है, एकदम बिल्कुल जैसे हम लोग नली, एकदम नली की तरह होता है, जिसको नाली कहते हैं। तो नाली का जाल बिछा हुआ है और रूट से लेकर के पत्ती तक पानी यानी खनिज लवण और जल को यहीं पहुंचा देता है और पत्ती में भोजन बनता है। जब पत्ती में भोजन बनता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन तो वही होता है, वैसे क्लोरोफिल स्टेम के में भी होता है लेकिन वो हरा भाग में होता है, तो वहाँ भोजन बनता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। मेन जो पत्ती में प्लांट में भोजन बनता है वो पत्ती में ही बनता है और पत्ती में भोजन बनने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना हम लोग जानते हैं कि पत्ती में जो भोजन बनेगा तो इसको खनिज लवण और जल चाहिए, और रूट के माध्यम से खनिज लवण जल जो पत्ती तक पहुंचेगा उसके लिए पूरे प्लांट में जाइलम का जाल बिछा हुआ है और ये खनिज लवण जल को पत्ती तक पहुंचा देता है और पत्ती में फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बन जाता है। लेकिन भोजन तो पूरे प्लांट को चाहिए, प्लांट के हर पोर्शन को भोजन चाहिए, तो फिर वहाँ से भोजन कैसे प्लांट के हर पोर्शन में बनेगा? तो फिर इसके बाद एक फ्लोएम जिसको कहते हैं हिंदी में पोषवाह, फ्लोएम नामक संवहन ऊतक होता है जो भोजन को पत्ती से पूरे पादप तक पहुंचाता है। और इसमें अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। खास करके आप देखेंगे कि सचिवालय में और खास करके लोअर लेवल के एग्जाम में, सचिवालय में, टीचर में, दरोगा में बहुत हाई लेवल के बायोलॉजी पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, तो इसमें और डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जितने चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं उनको याद रखें। सबसे पहला कि पौधों का तना पौधे का वायवीय भाग है। तना का विकास परांकुर से होता है। तना में जगह जगह गांठ पाए जाते हैं। फल फूल तथा पत्तियाँ गांठ पर ही लगते हैं। दो गांठ के बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। गांठ को अंग्रेजी में नोड कहते हैं और दो गांठ के बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। तना में जगह जगह कलियां पाई जाती हैं और कलियों से ही नवीन प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तना में जो हरा तना है, खासकर नया तना, उसमें क्लोरोफिल होता है और वहाँ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। तना में विशिष्ट संवहन ऊतक, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू, ढोने वाला ऊतक पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जिसको हिंदी में दारू कहते हैं, फ्लोएम जिसको पोषवाह कहते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन होता है खनिज लवण तथा जल का परिवहन करना। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि रूट से लेकर के लीफ तक प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर विथ मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरे प्लांट में जाइलम का जाल बिछा हुआ होता है और रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर जाइलम के थ्रू ये पत्ती तक पहुंच जाता है। और पत्ती में जब जल पहुंचता है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। अब फोटोसिंथेसिस में जो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में या ग्लूकोज के रूप में, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो ग्लूकोज के रूप में उसको पूरे पत्ती तक पहुँचाने का काम पोषवाह यानी फ्लोएम करता है। इसीलिए प्लांट के में ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशल टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम और फ्लोएम की बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद जो एनसीईआरटी के लोअर क्लास में नहीं है, ये बहुत अपर क्लास में है, यहाँ से भी एक आध बार सवाल देखा गया है, ठीक है, जिनमें दो चीज़ को याद रखें, तीन चीज़ को याद रखें। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पहले पढ़े हैं,
इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से नोट कर लेंगे और एकदम आपका सभी सवाल बनेगा। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ा देते हैं जहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं और सवाल पूछे ही जाते हैं जहाँ से, वो है टाइप्स ऑफ स्टेम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को, टाइप्स ऑफ स्टेम, टाइप्स ऑफ स्टेम। टाइप्स ऑफ स्टेम, और जान लें कि टाइप्स ऑफ स्टेम दो तरह के होते हैं, वीक स्टेम एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। वीक स्टेम उसे कहते हैं जिसको ऊपर बढ़ने के लिए किसी मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी यांत्रिक सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे नेनुआ, करेला, कद्दू, इस सब का जो स्टेम होता है वो अपने ऊपर नहीं चढ़ सकता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, उसको वीक स्टेम कहते हैं। वीक स्टेम उसको कहते हैं जो अपने कमज़ोर तना, जो अपने सहारे खड़ा नहीं रह सकता है, जिसको ऊपर बढ़ने के लिए किसी मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारे की ज़रूरत होती है, जिनमें नेनुआ, करेला, ये सब, ये लता वाले पादप। और स्ट्रॉन्ग स्टेम, मजबूत तना उनको कहते हैं जो अपने ही आधार पर खड़े रहते हैं, जिनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। और एक आध बार प्रश्न देखा गया है क्या कि मजबूत तना का कुछ स्पेशल टाइप पूछ दिया गया है। जैसे एक होता है कल्म, एक पूछा जाता है कभी कभी कॉर्डेक्स, एक पूछा जाता है कभी कभी फॉल्स स्टेम। फॉल्स स्टेम, बस 3 याद रखें, ये कभी कभी आते हैं। जैसे कल्म उस तना को कहा जाता है जिसका नोड भरा हुआ और इंटरनोड खाली हो। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 2 गांठ के बीच, 2 नोड के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। तो वह प्लांट या वह तना जिसका नोड भरा हुआ हो और इंटरनोड खाली हो, जैसे आपने बांस को जरूर देखा होगा या बेंत को जरूर देखा होगा, जिसमें नोड भरा हुआ रहता है और बीच में इंटरनोड खाली होता है, तो उस तना को स्पेशली कल्म कहा जाता है। इसके बाद कॉर्डेक्स उस तना को कहा जाता है जिसमें शाखाएं नहीं होती हैं, जिनका तना में ब्रांच नहीं होता है, माने ये नॉन ब्रांच जो होते हैं इनकी तना, और जब इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, इस तना की पत्तियां गिर जाती हैं तो आजीवन पत्ती के गिरने का निशान बना रहता है। जैसे आम के तना को ले लें, उसमें डाली है, उसमें पत्तियां गिरती हैं तो पत्ती गिरने का निशान आजीवन नहीं रहता, भर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तना हैं जो अशाखित होते हैं, जो नॉन ब्रांच जो होते हैं, जिनमें कोई डाली नहीं होता और जिनकी पत्तियां जब गिरती हैं तो पत्ती के गिरने का आजीवन निशान बना रहता है। जैसे आपने ताड़ के पेड़ को जरूर देखा होगा, तो ताड़ के पेड़ का जो तना होता है उसमें डालियाँ नहीं होती है, ब्रांच नहीं होते, अशाखित होते हैं, नॉन ब्रांच होते हैं। और जब इसका पत्ती गिर जाता है तो देखिएगा जीवन भर निशान बना रहता है। और एक है फॉल्स स्टेम, मीन्स इसमें 2 स्टेम होता है। रियल स्टेम ज़मीन के नीचे होता है, रियल स्टेम ज़मीन के नीचे होता है, और फॉल्स स्टेम ज़मीन के ऊपर होता है, जिसको एरियल शूट कहते हैं। जैसे केला का वृक्ष जब आप देखेंगे तो केला का जो वास्तविक तना है वो ज़मीन के नीचे होता है, और फॉल्स जो स्टेम होता है, ठीक है, वो ज़मीन के ऊपर, जो हवा, जो पत्ती का निचला भाग आप देख रहे हैं जो हवा में होता है, एक्चुअली वो फॉल्स स्टेम है। रियल स्टेम ज़मीन के नीचे होता है। और लास्ट में एक पॉइंट और याद रखने, ये तना का प्रकार है, ये कभी कभी आते हैं लेकिन इसको भी याद रखें। तो तना के 2 प्रकार होते हैं, वीक स्टेम जिनको ऊपर बढ़ने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेम जिनको ऊपर बढ़ने के लिए किसी मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग स्टेम मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कल्म, जिनमें एक प्रकार है कल्म जिनमें नोड भरा हुआ और इंटरनोड खाली होता है, जैसे बांस,
एक तना का टाइप है कॉडेक्स, जिसमें डालियाँ नहीं होती, ब्रांच नहीं होती, अशाखित होते हैं, नॉन ब्रांच्ड होते हैं। इनमें जब पत्तियाँ गिरती हैं तो आजीवन निशान बने रहते हैं जैसे तार। और फॉल्स स्टेम, जिसका दो भाग है, रियल स्टेम ज़मीन के नीचे होता है और फॉल्स स्टेम हवा में होता है, जिसका बेहतर उदाहरण है केला। और एक बात, जैसे हम लोग पढ़े हैं रूट में, कि रूट में पढ़े हैं कि कुछ रूट ऐसे होते हैं जो अपने में भोजन संचित करते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। तो कुछ स्टेम भी ऐसे होते हैं जो अपना रूप बदल के भोजन संचित करते हैं। तो भोजन संचित करने वाले जो स्टेम हैं, जिनमें आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब है ज़मीन के नीचे है, लेकिन ये है तना। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि एक्चुअली क्या है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तना है तो ऑलवेज ज़मीन के ऊपर ही रहेगा, ये पहचान नहीं है। ये सभी ज़मीन के नीचे है, लेकिन ये सभी तना है और ये अपने अंदर भोजन को संचित करते हैं। इसकी पहचान क्या है? तना उसी को कहिएगा जिसमें नोड हो, इंटरनोड हो, ठीक है, जिसमें आपको बड हो। जैसे आलू को देखेगा कि आलू को जो किसान रोपता है, उसका जो बड निकला रहता है उसी को काट करके ज़मीन में रोपता है। तो ज़मीन के अंदर है, फिर भी यह तना है। तो कुछ खास प्रकार के तना रूपांतरित होकर भोजन को संचित करते हैं, जिनमें आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मेरा विश्वास है कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, आपने इसको बढ़िया से समझा होगा। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम बताएं आगे और महत्वपूर्ण चीज़ को बताएंगे, है ना। और आपका 95% सवाल मेरा गारंटी है बन जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और फिर अगले उपयोगी वीडियो, इसी सीरीज़ के उपयोगी वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।